नमस्कार मित्रों, द नेशनलिस्ट के इस ताजा अंक में आपका स्वागत है। हमारे साथ एक खास मेहमान है श्री अनंत विजय जी। अनंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनंत जी एसोसिएट नमस्ते। एडिटर हैं दैनिक जागरण में, और उनका एक वीकली कॉलम भी जो है वो रहता है, साहित्य, संस्कृति, कला, राजनीति, इन सभी पर उनका लेखन है। कई पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं, कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार उन्हें मिल चुके हैं। और आनंद जी लगातार जो है वो देश के सभी प्रतिष्ठित टीवी चैनल्स पर भी अपने व्यूज जो है वो शेयर करते हैं। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए आए हैं। आनंद जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकाला हमारे से चर्चा के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। तो आपके साथ बात जी, करना तो हमेशा आनंददायक रहता है, अरुण जी। तो आनंद जी, दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। तीन पार्टियां मुख्यतः जो है दौड़ में हैं। आम आदमी पार्टी जो सत्ता में है, पिछले दो कार्यकाल उसके हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी जो 1993 से लेकर 98 में सत्ता में थी, लेकिन उसके बाद से बीजेपी दिल्ली के अंदर असेंबली इलेक्शन नहीं जीत पाई है। और इसके अलावा कांग्रेस जो 1998 से लेकर और 2000 आप 13 तक कह सकते हैं कि सत्ता में थी, एक लंबा कार्यकाल उनका हो रहा। और उसके बाद लेकिन कांग्रेस जो है वो खाता भी अपना जो है वो खोलने में सक्षम नहीं हो पा रही है पिछले दो विधानसभा चुनावों से। तो आप अभी फिलहाल जो दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि कैसा माहौल है? क्या किसकी आपस में टक्कर है? क्या ये त्रिकोणीय मुकाबला है? अरुण जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी सब लोग कह रहे हैं मुकाबला त्रिकोणीय है, पर मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी स्लैश कांग्रेस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी है ये चुनाव। क्योंकि अब मुझे लगता है कि आप देखिए, बाकी सब लोग कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी अगर मजबूत होती है और उनको वोट मिलते हैं तो वो अरविंद केजरीवाल के वोट काटेंगे। मुझे ऐसा, अगर वो अरविंद केजरीवाल के वोट काटते भी हैं और उनकी एक दो सीट आती भी है, तो बड़ा टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग दोनों पार्टियों के बीच में मुझे दिखाई देता है कि अरविंद केजरीवाल से जो लोग नाराज हैं, जो उनकी एंटी इनकम्बेंसी वाले वोटर हैं। बीजेपी तो देखिए अपने 38-39% वोट शेयर पे खड़ी है विधानसभा चुनाव में, पिछले दो तीन विधानसभा चुनाव से ये दिखता है। लेकिन आप याद करिए, जब आम आदमी पार्टी को 2015 में 67 सीटें मिली थी, तब भी तब कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर 8 या 9% था। जब उनकी 62 सीट हो गई तो कांग्रेस पार्टी के वोट शेयर भी 4% हो गए। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस जब मजबूत होती है तो वो कहीं ना कहीं वो आम आदमी पार्टी को ही हेल्प करती है, या जो हिंदू वोटर्स हैं उनमें डिवीजन पैदा करके एक, मतलब जैसे खेल, मतलब राजनीति का ये चक्र है अपना, मतलब हिंदू वोटर को लुभाने के लिए केजरीवाल जी भी लगे ही हुए हैं। आप देखो, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। कई इंटरव्यू में वो उन्होंने कहा कि बचपन से वो हनुमान भक्त थे, ऑल्दो वो पहले अपने आप को आस्तिक नास्तिक क्या क्या बताते रहते थे कि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूं इसलिए नास्तिक हूं। बाद में आस्तिकता जगती है, हो सकता है, मैं इसमें कोई ये नहीं कहता हूं, युवावस्था में हो सकता है वो नास्तिक होंगे, लेकिन जैसे जैसे अवस्था और राजनीति बढ़ते जाती है तो वो, मुझे नेहरू जी वाला वो प्रसंग याद आता है। आपके साथ में समय का थोड़ा छूट ले लेता हूं क्योंकि अभी संविधान गणतंत्र दिवस भी करीब है। तो जब नेहरू जी संविदा वो ट्रस्ट विद डेस्टिनी वाला अपना भाषण देने जा रहे थे, तो राजेंद्र बाबू के घर पे वो हो रहा था, पूजा पाठ चल रहा था, और सभी देश भर के नदियों से जल लाया गया था, दक्षिण भारत से भी जल लाया गया था, और पूजा पाठ चल रहा था। तो नेहरू जी बहुत भंडाए हुए थे और उन्होंने कहा कि नहीं यार, ये मतलब पूजा पाठ क्या करना। तब उनके एक सहयोगी ने कहा कि भारत में अगर आपको लंबे समय तक राज्य करना है तो धार्मिक होने का दिखावा आपको करना पड़ेगा। नेहरू जी रेडिली एग्रीड, और उन्होंने फिर अच्छे से आचमन वाचमन किया और सब छींटे वेंटे मारे। तो हो सकता है केजरीवाल जी की राजनीति भी वैसी नेहरू जी को की बड़ी तारीफ करते हैं। अभी एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया भी कि उनके पसंदीदा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू है। तो हो सकता है नेहरू जी से प्रेरित होकर उनकी नास्तिकता आस्तिकता में बदल गई हो। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को अगर एक दो सीटें भी आती है, जैसा आपने कहा कि पिछले दो चुनावों से खाता भी नहीं खोल पाई है कांग्रेस पार्टी, तो अगर उनका खाता भी खुलता और केजरीवाल जी कहीं ना कहीं मुसीबत में पड़ते हैं और उनको दो चार सीटों की आवश्यकता पड़ती है, तो 2 सेकंड नहीं लगेगा दोनों को एक होते हुए। और आधार वही होगा, नरेंद्र मोदी से देश को बचाना है, दिल्ली को बचाना है, इसलिए हम लोग फिर से गले लग रहे हैं इसमें। जब मैं ये बातें कह रहा था तो मैं कुछ देख पा रहा हूं, जैसे राहुल गांधी की दो रैलियां
लगातार आपने देखा कि स्थगित हुई, बताया जा रहा है बीमारी है। अब इस बीमारी को इकोसिस्टम का कोई व्यक्ति बीमारी नहीं, मतलब बीमारी ही मान रहा है, इसको सियासी बीमारी नहीं कह रहा है। जब मैं आपको याद दिलाऊं, 2013 में गोवा में जब अधिवेशन हो रहा था भारतीय जनता पार्टी का, और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता बीमार पड़े थे, तब उस समय यह कहा गया था कि यह सियासी बीमारी है, और चैनलों पर बड़े लंबे लंबे ज्ञान सब इकोसिस्टम के हमारे वरिष्ठ पत्रकारों ने दिए थे। लेकिन आज किसी को राहुल गांधी में वो सियासी बीमारी नजर नहीं आती है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी में एक अंडरस्टैंडिंग है अंदर खाने, कि हम दोनों एक दूसरे पर हमले करेंगे, और अब हमले भी थोड़े कम हो गए हैं। देखो अभी अजय माकन ने भी कहा कि देशद्रोही वाला बाद में हम देखेंगे मामला, 382 करोड़ का घोटाला किया उन्होंने, ये किया, घोटाले घोटाले की बात करते रहते हैं। लेकिन मजबूती से कांग्रेस पार्टी मुझे दिखाई नहीं देती है लड़ते हुए। न वो कालकाजी में बहुत मजबूती से दिखाई पड़ रही है लड़ते हुए, न जंगपुरा में बहुत मजबूती से दिखाई पड़ रही है। और संदीप दीक्षित जी भी मतलब टेलीविजन चैनलों पर और जो एजेंसी है उस पर तो बयानबाजी करते हैं, लेकिन क्षेत्र में बहुत कम दिखाई पड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को एक सेफ पैसेज देने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक शेड, मतलब उसको क्या कहते हैं, कवर देने का काम किया इस चुनाव में। तो मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं नूरा कुश्ती, जिसको जिसे हम पत्रकारिता की भाषा में। हाँ, नूरा कुश्ती, नूरा कुश्ती कह सकते हैं। वो तो वो करते ही रहते हैं इन लोगों को, जो इस आपको याद होगा विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय में भी इस तरह की नूरा कुश्ती होती थी। और फ्रेंडली फाइट कहते हैं ना ये लोग, कि हम लोग एक फ्रेंडली जा। अनंत जी, मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूँ। आप क्योंकि मैंने भी दिल्ली में जो है वो चुनाव कवर किए हैं, तो 93 के चुनाव में भी उस समय जैसे जनता दल, बाद में बीएसपी, तो कुछ ना कुछ एक हमेशा एक ऐसा, बीजेपी ने जब कॉरपोरेशन के चुनाव भी जीते हैं तो अक्सर ऐसा हुआ है कि ये एक जनरल इंप्रेशन है कि जब तक कोई तीसरा प्लेयर नहीं होगा, जो है जो कम से कम 12-13% वोट जो है, 8 से 12% के, 10-12% वोट अगर ले जाता है तो बीजेपी का एक अच्छा चांस कंपैरेटिवली बनता है। हालांकि आपने हमें बताया कि कांग्रेस जो है वो डेंट जो है वो करेगी टू अ लार्ज एक्सटेंट, जो एंटी केजरीवाल वोटर है या जो एंटी आप वोटर है, तो नुकसान होगा। लेकिन अब आपको दिल्ली की राजनीति में क्या लगता है कि बिना किसी तीसरे प्लेयर के, जो कि केजरीवाल के वोट काट रहे हैं, जो है कुछ जगह पे उनके रिबेल्स जरूर खड़े हैं, बट मुझे लगता नहीं कि इतना ज्यादा शायद इम्पैक्ट होगा, कुछ जगहों पर हो भी सकता है, पर तो बीजेपी की आपको क्या रणनीति दिखाई दे रही है? और जैसे मैं क्या बीजेपी अपना जो संगठन है दिल्ली का जो है वो उसका जो है जमीन पे उतर के, जो क्योंकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी और मिडिल क्लास में एक है सेंटिमेंट अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, जो बिल्कुल है। है ना। और बिल्कुल है, मैं आपसे सहमत हूं। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी सरकार की, 11 साल की रादर आप कहिए तो, और 2 साल की एमसीडी की भी एंटी इनकम्बेंसी है ना। 2 साल हो गए इनके एमसीडी में सरकार बने हुए, और दिल्ली में कोई गुणात्मक परिवर्तन कर दिया हो। डबल इंजन का वादा इन्होंने भी किया था उस समय, याद हो, कहते थे एमसीडी में हमारी डबल इंजन चलेगी, तो वो डबल इंजन कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तो वो भी एक एंटी इनकम्बेंसी है। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में टिकट बंटवारे में थोड़ा कहीं कहीं, अब हो सकता है भाई वो सब बहुत सर्वे और वैज्ञानिक तरीके से टिकटों का बंटवारा करते हैं, लेकिन कुछ सीटों पर टिकटों के बंटवारा, कुछ सीटों पर जो कई नेता कई दिशा में चलते हुए मुझे दिखाई देते हैं, ये सब चीजें अगर ठीक हो जाए तो मुझे लगता है कि अभी बहुत समय है दिल्ली के चुनाव में। और दिल्ली का चुनाव, जैसा हम लोग अभी बात भी कर रहे थे ऑफ रिकॉर्ड, कि 1 हफ्ते पहले तय होगा। अभी तो बहुत बहुत उलझा हुआ चुनाव है, कि हाथी किधर जा रहा है, पतंग किधर जा रहा है, झाड़ू कहां लगेगी एक दूसरे के खिलाफ। क्योंकि अब राहुल गांधी के नहीं आने से दो रैली में स्थिति थोड़ी थोड़ी साफ होने लगी है। एक बात और मैं बताऊं कि दिल्ली में जो ये 20% के करीब मुसलमान और दलित वलित मिला के लोग हैं, ये 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 एक बड़ा फैक्टर होगा मुझे लगता है, या ज्यादा ही है शायद। तो मुस्लिम तो कहीं ना कहीं उसी को वोट देगा। वो तो बहुत बहुत टैक्टिकल वोटिंग करते हैं, कि जो बीजेपी को हरा रहा होगा उसको मुसलमान के वोट मिलेंगे। कोई ये दावा नहीं कर सकता दिल्ली में कि मुसलमान के वोट मुझे कांग्रेस पार्टी को चले जाएंगे या आम आदमी पार्टी को चले जाएंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोटर्स ने यह तय कर लिया था एनमास कि उनको कांग्रेस के साथ जाना है। उसी दबाव को देखते हुए अखिलेश यादव बाद में मजबूर हुए थे कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करने में। तो अब देखने वाली बात होगी कि अभी ये कि
किस दिशा में ये लोग जाते हैं। क्योंकि जो फ्लोटिंग वोट है ना, अगर कांग्रेस पार्टी 12% वोट ले आती है, 4% से 8% ज्यादा ले आती है, तब तो वो तीसरा जो आप विकल्प की बात कर रहे थे कि 3 प्लेयर होने से बीजेपी को फायदा है, तब तो वो हो सकता है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी 4% से 6% ले आई या 5% पे रह गई, तब मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को ये त्रिकोणीय संघर्ष होगा जिसमें किसी को फायदा या कोई नुकसान होगा। केजरीवाल की सीटें अवश्य कम होंगी इस बार, ये इतना तय है कि उनकी सीटें मुझे लगता है कि 40-42 के आसपास या 36 के आसपास रहेंगी। अगर 35 भी हो गई, 32 भी हो गई और कांग्रेस 1 2 3 हो गए तो दोनों मिलकर सरकार बना लेंगे। अब ये अलग बात है कि हरियाणा में भी हम सब लोग ऐसा ही आकलन कर रहे थे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ऐसी रणनीति बनाई कि हरियाणा में लोगों को पता ही नहीं चला कि कैसे जीत हो गई। मुझे लगता है कि एक बहुत हद तक ये भी रहता है कि जनता का जो मूड है, मैं जैसे कई लोगों से बात कर रहा था, तो थोड़ा लाइटर वीन में मतलब उन्होंने ये टिप्पणी की कि देखिए जनता तो जिताना चाह रही है बीजेपी को, या जनता तो केजरीवाल को हरा के बीजेपी को पावर में लाना चाह रही है। अब सवाल ये है कि बीजेपी जो है यहाँ पर जो है पावर में आना चाहती है कि नहीं आना चाहती, क्योंकि इस पे एक जो विश्लेषण अमूमन चलता है वो एक ये भी है कि अगर केजरीवाल या आम आदमी पार्टी दिल्ली में पावर में आती है, तो जो अपोजिशन है वो उस तरीके से शायद यूनाइट नहीं हो पाएगा। ये एक जो स्केप्टिकल है बीजेपी के जो आलोचक हैं, उनका ये कहना है कि नहीं, बीजेपी जो है वो उस तरीके से बहुत ज्यादा शायद इंटरेस्टेड बीजेपी की जो नहीं है पावर में आने में, क्योंकि जो राष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में आम आदमी पार्टी का एक स्ट्रांग पोल के तौर पे जो है वो बने रहना जरूरी है। हालांकि मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत ज्यादा सहमत हूं, मुझे लगता है कि पार्टियां चुनाव लड़ती हैं चुनाव जीतने के लिए ज्यादातर जो है, और खासकर विधानसभा में। पर ओवरऑल आपको क्या लगता है बीजेपी का जो कार्यकर्ता है संगठन की दृष्टि से, और जो जमीन पे जो फीडबैक आ रहा है, तो कैसा आपको लग रहा है कि क्योंकि हरियाणा में, महाराष्ट्र में, दोनों में जो है वो बीजेपी का संगठन ठीक ठाक अच्छा स्ट्रांग है, ठीक है, संघ की भी उपस्थिति रही जैसा आपने कहा। तो ओवरऑल लेकिन जो है बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और ये दिल्ली के बारे में तो खासकर ये कहा जाता है कि दिल्ली में बीजेपी का इतना स्ट्रांग वोट बैंक हमेशा से रहेगा, अगर कार्यकर्ता मोबिलाइज कर दें सिर्फ अपने ही वोटर को, नए वोटर भी लाने की जरूरत नहीं है, तो भी बीजेपी पावर में आ सकती है। लेकिन मोबिलाइजेशन ही नहीं होता, और उसका एक कारण माना जाता है कि जो एक तो जैसे आपने टिकटों का बंटवारा का, दूसरा कहीं ना कहीं राष्ट्रीय राजनीति के चलते हुए कार्यकर्ताओं के अंदर शायद कभी कभी ये भाव आता है कि उनकी उपेक्षा हो रही है, क्योंकि जो उनके स्थानीय नेता हैं वो राष्ट्रीय नेतृत्व जो है उसके साथ अगर मैं शब्द थोड़ा कड़ा इस्तेमाल कर लूं तो जैसे गणेश परिक्रमा वाला जो है, तो वो उधर परिक्रमा करते रहते हैं और अपने कार्यकर्ताओं की बहुत ज्यादा जो है वो देख रेख नहीं करते हैं। तो आप क्या कहेंगे इस पर? अरुण जी देखिए, ये जो बात आपने कही गणेश परिक्रमा वाली, ये तो आवश्यक बुराई के रूप में दिल्ली के हर पार्टी में ये मौजूद है और इससे बीजेपी भी अछूती नहीं है। क्योंकि जो ऊपर के जो मिडिल लेवल के नेता हैं या जिसको दिल्ली प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व आप कह सकते हैं, उनके हर किसी के तार, अब उनके हर किसी के अलग अलग आका हैं। कोई किन्हीं से जुड़ा हुआ है, कोई किन्हीं से जुड़ा हुआ है, कोई किन्हीं से जुड़ा हुआ है। तो उनको लगता है कि जैसे कांग्रेस के जमाने में राजस्थान में एक, अभी मैं गया था तो मुझे बता रहे थे कि वो कहते थे कि भाई मेरी सीट तो पक्की है, तू अपनी देख ले। तो अब भारतीय जनता पार्टी के टिकट बंटवारे में भी मुझे, मैं तो नाम लेके बोल देता हूँ, शिखा राय जी को टिकट दिया गया है दक्षिणी दिल्ली से। वो 2 बार हार चुकी हैं ऑलरेडी पहले, लेकिन उनका ये था कि टिकट तो उन्हीं को मिलेगा। अब कुछ लोग तो ये भी बता रहे हैं कि उस इलाके की जो सांसद हैं वो भी नहीं चाह रही थी। मुझे नहीं मालूम कि कितनी सच्चाई है, क्योंकि इस तरह की बातों को मैं बहुत तवज्जो नहीं देता। लेकिन कार्यकर्ताओं में एक उपेक्षा का भाव तो है भारतीय जनता पार्टी में, और भारतीय जनता पार्टी जितनी जल्दी इसको सुधार लेगी, मुझे लगता है कि चुनाव में उसको उतना फायदा होगा। देखने वाली बात यह है कि मैं फिर कह रहा हूं कि संगठन के स्तर पर, और जब मैं संगठन कहता हूं तो आप बेहतर समझते हैं, संगठन के स्तर पर चीजों को रिपेयर करने के लिए, मैं जानबूझ के रिपेयर वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि गड्ढे बहुत बनाए हुए हैं, उसको रिपेयर करने और रिपेयर करके उसको एकदम ऐसा प्लस्तर कर देने की कितनी कोशिशें हुई हैं और वो कोशिशें कितनी कामयाब हुई हैं, ये तो
चुनाव परिणाम के बाद जब हम लोग विश्लेषण के लिए बैठेंगे, या जब एक सप्ताह शेष रह जाएगा, तब हम लोग एक बार और चर्चा करेंगे। इसी बहाने मैंने आपके साथ एक चर्चा का और वेन्यू फिक्स कर लिया आपसे। तो मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं को थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश स्तर के नेताओं को। वो सब अपने अपने में लड़े हुए हैं, और ये सिर्फ यहां नहीं है, ये आम आदमी पार्टी भी इस समस्या से जूझ रही है। मैं ऐसा इसमें नहीं चाह है। रहा था कि बीजेपी के बारे में तो जैसे हमने चर्चा की, आम आदमी पार्टी जो है उसको जो है वो आप, क्योंकि आम आदमी पार्टी का भी कार्यकर्ता मुझे ग्राउंड लेवल पे तो बिल्कुल बीजेपी की वो तरफ संगठन तो है नहीं ना उनके पास, वो तो सत्ता है, इसलिए लोग उनके साथ हैं। आप मतलब बीजेपी जितनी स्ट्रक्चर्ड लेवल पर उनका संगठन है, उदासीनता का भाव भले हो, लेकिन उनके संगठन में कोई कमजोरी हो ऐसा नहीं दिखता मुझे। आम आदमी पार्टी का कोई संगठन नहीं है। उनके साथ फ्रीबीज वाले लोग जुड़े हुए हैं, उनके साथ कुछ स्वार्थी तत्व जुड़े हुए, उनके साथ सत्ता के साथ जो एक समूह ऐसे ही आ जाता है वो लोग जुड़े हुए। अगर ऐसा नहीं होता तो केजरीवाल जी स्वयं की अपनी सीट पर फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। ऐसी उनकी बातचीत से लगता है अरविंद सिसोदिया फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, आतिशी मलरेना फंसा हुआ। लेकिन एक और दिलचस्प बात आपसे बात करते करते याद आ गई, जिसको सुनकर भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रसन्न हो सकते हैं, कि दिल्ली में जब जब महिला मुख्यमंत्री हुई है अरुण जी, तब तब सत्ता परिवर्तन हुआ है। सुषमा जी थी तब सत्ता परिवर्तन हुआ, शीला जी थी तब सत्ता परिवर्तन हुआ, अब आतिशी मलरेना जी हैं। अब मुझे नहीं मालूम सत्ता परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, इतिहास स्वयं को दोहराएगा कि नहीं दोहराएगा। लेकिन ये एक रोचक तथ्य है, मुझे लगा कि इसको आपके साथ में साझा कर लूं। नहीं बहुत एक चीज मुझे ये बताइए कि क्या जो केजरीवाल का जो है वो एक आम आदमी पार्टी बेसिकली जो है वो केजरीवाल को लेकर चुनाव लड़ रही है, बिल्कुल। और केजरीवाल की इमेज जो है वो तो डेंट हुई है, ये जो है ये जो है जो आम आदमी पार्टी के जो कट्टर समर्थक है वो भी जो है वो प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस में तो हाँ, मतलब एक ही तरफ। इज वन ऑफ द पॉलिटिशियंस नाउ। ऐसा वो दावा नहीं कर सकते कि जो अलग राजनीति की बात हम लोगों ने 11 में देखी थी, रेल भवन के सामने गद्दे पर सड़क पर सोया हुआ एक अरविंद केजरीवाल, या अन्ना के साथ झंडा लहराता हुआ रामलीला मैदान में केजरीवाल, या तिहाड़ जेल जाता हुआ अन्ना के साथ केजरीवाल। वो तो अब उनकी छवि रही नहीं। उन्होंने तो जो जो कहा था उसके सब विपरीत किया। उन्होंने सिक्योरिटी की बात की थी, सिक्योरिटी ली, छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी पे गए, उतना बड़ा शीश महल बनवाया। तो ये सारी चीजें उन्होंने की जो एक मतलब फिल्मों में हम राजनेताओं में देखते थे। बल्कि अब तो भारतीय जनता पार्टी के कई नेता हैं जो इनसे ज्यादा मतलब साधारण जीवन जीते हैं, और उनको इस तरह के वैभव, क्योंकि केजरीवाल के नाम के साथ एक वैभव दिखता है। आप देखो ना, जहां वो जाते हैं वो भगवंत मान हेलीकॉप्टर लेके उपस्थित हो जाते हैं, उनको हेलीकॉप्टर से हिमाचल लेके जाते हैं, या कहीं भी। तो वो जो वैभव का क्वोशंट उनके साथ जुड़ गया ना, वो उनकी छवि को बहुत गहरे तक प्रभावित किया है। पंजाब आपने भगवंत मान जी की बात की, तो पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी का जो परफॉर्मेंस है उसको लेकर कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं, और खासकर एक मुद्दा जो उठ रहा है कि जो एक निश्चित धनराशि महिलाओं के खाते में डालने की जो योजना है वो पंजाब में अनाउंस हुई थी, तो वो वहां पर ऐसा कहा जा रहा है कि वो वहां पर इम्प्लीमेंट नहीं हुई, और वो उसका एक बज भी यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, क्योंकि सभी पार्टियां अब जो है वो महिलाओं के खाते में पैसे डालने की बात कर रही हैं। और आम आदमी पार्टी ने भी बात की है, बीजेपी ने भी बात की है, और जो है कांग्रेस भी बात कर रही है, तो सारे बात कर रहे हैं। तो ये पंजाब की गवर्नमेंट का जो परफॉर्मेंस है, और पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बड़े चैलेंजेस हमने देखे, हालांकि दिल्ली में तो लॉ एंड ऑर्डर सेंटर के अंडर है, पर ओवरऑल जो वादा करके और उसको पूरा ना करना जो है, तो ये आपको लगता है कि पंजाब गवर्नमेंट का जो परफॉर्मेंस है वो बस यहाँ क्रिएट कर रहा है, क्योंकि दिल्ली में पंजाबियों की एक अच्छी संख्या है, और जो है वो, तो आप इसको कैसे देखते हैं ये पंजाब गवर्नमेंट का जो परफॉर्मेंस है, क्योंकि वहां तो आपके पास फुल फ्लेजेड गवर्नमेंट है, वहां तो कोई एलजी नहीं है, बिल्कुल। तो वहां इसको कोई कैसे एलजी देखते हैं नहीं है। आप? मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि जब आप किसी पूर्ण राज्य को चलाते हैं, तब आप बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा आप भगवंत मान के बयानों में केजरीवाल जी वाली आक्रामकता, या कुछ भी बोल देने वाली, क्योंकि ये सिटी स्टेट है, ये इनके पास बहुत सारे पावर नहीं है। और आम आदमी पार्टी ने
एक मॉडल तो होना चाहिए ना अरुण जी। जब आप याद करिए, जब नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था, तो उनके पीछे एक मॉडल था, गुजरात के विकास का मॉडल था, जिसको उस समय गुजरात मॉडल कहा गया। आपने पंजाब को दिल्ली मॉडल दिखाया, तब आप दिल्ली में फ्रीबीज बांट रहे थे, लोगों को लग रहा था कि यहां भी आके वो आप फ्रीबीज दे दोगे, आप रेवड़ियां बांट लोगे। लेकिन दिल्ली सरप्लस स्टेट था बजट के मामले में, उनके पास धन था। पंजाब डेफिसिट स्टेट था, वहां आप कर नहीं पाए। इसलिए जब यहां इन्होंने पहले 1,000 रुपए देने की बात की और फिर उसको बढ़ाकर 2,100 रुपए किया, तब भी ये प्रश्न उठा कि क्योंकि इन्होंने दावा ये किया था कि हमने मंत्रिमंडल से 1,000 रुपए पास करवा लिए हैं। ये मैं बता रहा हूँ दिसंबर के आरंभ की बात बता रहा हूँ, नवंबर के लास्ट या दिसंबर के शुरू में। और तब चुनाव आचार संहिता लागू नहीं हुई थी जब इन्होंने कैबिनेट की बात की थी। तब भी मैंने ये प्रश्न उठाया था और अनुरोध भी किया था कि अगर आप अगर आप देना ही चाहते हैं तो 1,000 रुपए तो अभी दे दीजिए, 21वां जब आपकी सरकार आएगी तब दे देना। अगर बजट में आपने प्रोविजन कर दिया है, अगर आपने मंत्रिमंडल का नोटिफिकेशन कर दिया है, तो 1 जनवरी को खाते में ट्रांसफर तो हो सकता था। चुनाव की घोषणा तो मतलब 8 या 9 तारीख को हुई है। तो मुझे लगता है कि उसका प्रभाव यहां बहुत पड़ेगा, क्योंकि ये जो फ्री देने वाला सिस्टम था, केजरीवाल जी ने 20 के बाद कुछ फ्री नहीं दिया है। आप अगर ध्यान दीजिए तो जो भी बात केजरीवाल जी कर रहे हैं वो 15 से 20 के बीच की बात कर रहे हैं। उनकी जितनी घोषणाएं हैं और जो अपना उसको जिसको वो क्या कहते हैं अपने अपनी उसके क्या कहते हैं कि उसके अपनी उपलब्धियों के तौर पर दिखाते हैं, वो सब 15 से 20 की है। चाहे वो बिजली फ्री करना, चाहे पानी फ्री करना, चाहे मोहल्ला क्लिनिक बनाना, चाहे स्कूल की स्थिति बेहतर करना, चाहे तथाकथित अस्पताल की स्थापना करना, वो सब 15 से 20 का है। 20 से 25 में कुछ नहीं कर पाए। तर्क वो क्या लेते हैं? जनता ये तर्कों पे नहीं जाती कि हम कोरोना में फंसे थे, उसके बाद हमें जेल में डाल दिया गया, हमें काम करने नहीं दिया गया। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि अगर काम करने नहीं दिया गया तो महिलाओं के खाते में पैसा डालने में क्या दिक्कत थी? आप तो पहले कह रहे हो कि पहले मुझे वोट दे दो, मेरी सरकार बना दो, तब हम आपको देंगे। लाड़की बहना योजना में महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिंदे साहब ने चुनाव के पहले पैसा डाल दिया। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी क्यों, मैं तो झारखंड ले चलता हूं आपको। झारखंड में मैया योजना में हेमंत सोरेन ने पैसा पहले ही डाल दिया चुनाव के। भाई, एक किस्त डाल के आपने अपने वोटरों को आश्वस्त कर दिया कि हम आपको पैसा देने वाले हैं। वो काम केजरीवाल जी नहीं कर पाए। प्लस उनके सामने एक लीगेसी है कि पंजाब में 3 साल पहले जो आपने वादा किया था 1,000 रुपए महिलाओं को देने का, वो वादा आप पूरा नहीं कर पाए। पंजाब में अपने किसानों की जो समस्या है वो आप हल नहीं कर पाए। आज डल्लेवाल जी अगर बीमार पड़े हुए हैं और राज्य सरकार उनसे बात नहीं कर रही है, तो पता नहीं क्यों नहीं बात कर रही। ये तो राज्य सरकार का मुद्दा है ना। आपके राज्य में के किसान अगर परेशान हैं तो मुख्यमंत्री को उनके पास जाना चाहिए। कल उनकी जो चिकित्सकीय लापरवाही हुई है, जिसमें कहा गया कि उनकी तरफ से आरोप लगाया गया, या जो भी सच्चाई है मुझे नहीं मालूम, लेकिन खबरें ऐसी आई कि ये उनका निडल जो था वो किसी एक ऐसे इंटर्न के हवाले कर दिया गया था जो उनको चढ़ रहा था पानी। तो ये सारी चीजें, ऐसा तो नहीं है दिल्ली और पंजाब जुड़ा हुआ है। आप प्रदूषण के मामले को लद लीजिए। प्रदूषण में क्या था, पहले कहते थे कि पंजाब हमें दे दो, दिल्ली का प्रदूषण खत्म कर देंगे। अब क्या कह रहे हैं, पंजाब का तो प्रदूषण है ही नहीं, ये पराली जलती नहीं वहां से। हरियाणा और उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कर रहा है। उसी तरह मैं अभी आम आदमी पार्टी के एक प्रवक्ता को सुन रहा था, वो कह रहे थे यमुना जो है ना वो मथुरा और आगरा से मैली होकर आ रही है, जबकि उनकी दिल्ली सरकार की खुद की रिपोर्ट है कि जो आगरा और मथुरा में यमुना का पानी है और जो दिल्ली में पानी है उसमें जो केमिकल्स की उपस्थिति है वो बहुत, मतलब अगर वहां 8,000 है तो यहाँ 1,00,000 है, कुछ मॉलिफॉर्म या कुछ कहते हैं उसको। तो ये सारी चीजें केजरीवाल जी के लिए सामने प्रश्न बनकर तो खड़े हैं चुनाव में, और जनता इस बार बहुत गंभीरता से ये प्रश्न पूछ रही है, क्योंकि पिछले 5 साल में उसको कुछ नहीं मिला। सड़कों की स्थिति बहुत खराब है। आप मेरे साथ किसी दिन चलिए आईएनए मार्केट, हम लोग वहां खाना भी खाते हैं, उसके बाद उसके पीछे के एरिया से हम निकलते हैं, वो नई दिल्ली का इलाका है अरुण जी। सड़कें, कूड़ा इतना जमा है वहां। जो पार्किंग आप करते हैं सड़क पर, अगर वो आगे से उसके आईएनए के पीछे से निकलते हैं तो बहुत बुरी हालत है। तो सड़कें खराब है, साउथ दिल्ली की सड़कें खराब है। मतलब कहाँ क्या क्या फ्लाईओवर बना है। वो कह रहे हैं कि 40, मतलब कितना, 40,000 किलोमीटर सड़कें बना दी।
अरे भैया, 40,000 किलोमीटर सड़कें दिल्ली में कहाँ बना दी? और अगर बनी तो हम जैसे लोगों को, जो दिल्ली में बहुत घूमते हैं, उनको दिखाई क्यों नहीं पड़ रही? या तो हमारी मतलब कुछ दृष्टि दोष है जो दिखाई नहीं देता। 10,000 किलोमीटर अगर पानी की लाइन बिछा दी गई है तो कहाँ है वो? ये प्रश्न दिल्ली की जनता पूछती है। जब मैं तो, आपने अखबार में काम किया, आपने मीडिया में भी काम किया, जब हम लोग लिख देते हैं कि रामलीला मैदान में 25 लाख की भीड़ थी, तो जो 50,000 लोग वहां खड़े होते हैं वो सोचते हैं कि ये 25 लाख कहाँ थे। वैसे ही दिल्ली की जनता सोच रही है कि 40,000 किलोमीटर सड़क बनी कहाँ है। तो वो चुनाव के समय तो दिमाग में आएगा उनके। तो आज अभी चर्चा को यहीं पे समाप्त करेंगे, क्योंकि अभी जो है दिल्ली में जो है चुनावी गर्मी बढ़ रही है। तो एक बार फिर से 3 4 5 दिन में अनंत जी के साथ बैठेंगे, इसका स्टॉक लेंगे। अनंत जी, इस बार मैंने एक और शेड्यूल कर दिया है, जो है परिणामों से पहले जो। वो तो मैंने पहले ही आपसे थोड़ा अनुरोध कर लिया जी था। जी जी, तो वो करेंगे। और ये बात आनंद जी की ठीक है कि चुनाव अभी जो है अब हर एक चुनाव का एक टेम्परामेंट होता है। तो दिल्ली के चुनाव का इस बार का टेम्परामेंट जो नजर आ रहा है वो ये है कि मुद्दे उभर रहे हैं, मुद्दे बन रहे हैं, और थोड़ा सेटल हो रहा है चुनाव जो है। और लास्ट का जो वीक होगा, जो आप कह सकते हैं कि 27 28 29 से शुरू होगा, वो हम्म। 29 जनवरी के आसपास से, और 5 फरवरी को वोटिंग है। तो 2 दिन पहले कैंपेनिंग बंद हो जाएगी। तो लगभग आप मोटा मोटा कह सकते हैं कि 26 जनवरी के बाद, गणतंत्र दिवस के बाद जो है वो आपको स्पष्ट संकेत जो है वो मिलने लगेंगे। और चलते चलते एक बात और ये कि आ, इस बार एक जो दिलचस्प चीज मैं देख रहा हूँ आनंद जी, अगर आप कुछ टिप्पणी करना चाहें तो फिर हम जवाब करेंगे, कि कम से कम ये हो गया है कि जो विश्लेषक हैं, जो पहले मतलब जो चुनावी पंडित हैं, योगेंद्र यादव जी जैसे, और ये सब जो है कि इतनी सीटें आएंगी, इतनी आएंगी जो है, तो आजकल जो है वो क्या कहते हैं, वैसे वो दिख नहीं रहे हैं। और दूसरा मैं ये भी आपसे जानना चाहता कि योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, ये सारे लोग जो आम आदमी पार्टी से बाहर निकले, तो ये लोग कहीं आपको नजर आ रहे हैं बेसिकली चुनाव में, जो आम आदमी पार्टी को छोड़ के गए थे, जो है कहीं कुछ राजनीतिक गतिविधियां अब नजर आ रही इसका हैं? इसका एक वाक्य में उत्तर है कि ये सब लोग भ्रमित हैं, कि कांग्रेस का सपोर्ट करें कि आम आदमी पार्टी का सपोर्ट करें कि आईएनडीआईए गठबंधन जिसका झंडा उठा के ये चल रहे थे बगैर गठबंधन हुए, मतलब उस गठबंधन की हास्यास्पद स्थिति, 2.25 बैठक हुई, गठबंधन बन गया, है ना? पूरे देश भर में 99 सीट आ गई, तो ऐसा लगा कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री बन गए। तो ये जो तथाकथित जिनके आप नाम ले रहे हैं, अव्वल तो ये लोग अब कोई विश्लेषक रहे नहीं, रहे होंगे किसी जमाने में। अब तो योगेंद्र यादव जी पूरे तौर पर राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, और उनकी जितनी भी भविष्यवाणी होती है, तथा कथित चुनावी भविष्यवाणियां, वो पार्टी आधार पर होती है। हरियाणा में सुनामी बता रहे थे, आपको अगर याद हो ना, कांग्रेस पार्टी की सुनामी है। कहाँ चली गई सुनामी? महाराष्ट्र में भी खूब धीरे धीरे प्यार से बोलते हुए योगेंद्र जी ये कहते थे कि यहाँ तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली है। क्या हुआ वहां? तो ये लोग दरअसल, अब ये सब राजनेता हो गए, इनकी अपनी 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 दुकानें हैं। ठीक है, हम लोग चर्चा को यहीं रोकते हैं। और अनंत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों से आग्रह है कि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको नए वीडियोस के मिलेंगे। जल्दी मिलेंगे नए विषय के साथ, और दिल्ली चुनावों पर भी नजर रखेंगे। आप सभी दर्शकों का धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा। नमस्कार।